नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बीजेपी बदल रही है। अमित शाह को दूसरा टर्म मिला है, या कहें पहली बार पूरा टर्म मिला है। तो जो दिल्ली से सीखा, जो बिहार से सीखा, उसका असर असम में दिखाई देगा। वहां पर चेहरा वहीं के शख्स होंगे, यानी ऐसा कोई चेहरा दिल्ली से उड़कर नहीं जाएगा जिससे लगेगा कि पैराशूट की तरह वहां पर चाहे प्रधानमंत्री का चेहरा हो या खुद अमित शाह का चेहरा। जी नहीं, सोनोवाल का चेहरा होगा, वहीं के चेहरे हैं। बहरहाल, लेकिन दस्तक में बात आज इस पर नहीं होगी। दस्तक में बात आज ग्राउंड जीरो की होगी। ग्राउंड जीरो का मतलब है हर वो घटना जिसमें आप उस जगह पे पहुंच जाएं और वहां से देखने की स्थिति में आ जाएं कि दरअसल किसी भी घटना को लेकर नजरिया होता क्या है। मसलन मालदा। आइए आज आपको वहीं लिए चलते हैं। मालदा का मतलब है अफीम, फेक करेंसी, अवैध हथियार और इन पर कब्जा किए अपराधियों की समानांतर सत्ता। क्योंकि यहां ना तो बंगाल पुलिस की चलती है, ना ही बीएसएफ की, ना ही एक्साइज के अधिकारियों की और ना ही किसी कानून की। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मालदा के भीतर। ये खेत अफीम के हैं, कालियाचक इलाके के। वही कालियाचक इलाका जहां इस बरस 3 जनवरी को तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग जमा हो गए और उस भीड़ ने थाना फूंक दिया और पुलिस के ही पर कच्चे उड़ा दिए। अफीम की खेती यहां खुल्लम खुल्ला हो रही है, हजारों एकड़ में। लेकिन यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोगों के पास कोई लाइसेंस नहीं। और आज तक की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मालदा हिंसा का सच जानने की कोशिश की तो ये समझ में आ गया कि आतंक, असलहा और अफीम के कॉकटेल ने मालदा को सुलगाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो पहले अफीम की खेती का सच ही सुन लीजिए। कितना ओपियम की खेती है, कितने बीघे? এই ডিস্ট্রিক্টে মানে কতখানি ওপিএম চাষটা হয়েছে মানে মোতাবাড়ি। लेकिन अफीम के माफिया की ताकत ऐसी कि एक्साइज विभाग के अधिकारी भी इनके इलाके में जाने से डरते हैं। डेंजरस जोन है। पिछले साल में गोली बारूद चल रहा है। यहाँ पर बीएसएफ था, यहाँ पर कुछ नहीं था। अफीम से होने वाली मोटी कमाई से अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कि उन्हें किसी की जान का कोई खतरा नहीं। उन्हें ना अपनी जान का डर लगता है और ना ही दूसरों की जान लेने में कोई डर लगता है। वजह भी यही, जब आज तक रिपोर्टरों ने इनके इलाके में जाने की बात कही तो खुद पुलिस के आला अधिकारियों ने चेता दिया, वो बदमाश हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी देश के भीतर ही एक नो गवर्नमेंट जोन है जहां अपराधियों का राज चलता है और खुद पुलिस वाले कहते हैं कि अंदरूनी इलाके में उनकी भी जान हथेली पर रहती है। कहते हैं आपको सिक्योरिटी लेके जाना पड़ता है। हाँ, सिक्योरिटी लेके जाना पड़ता है। अकेले पॉसिबल नहीं है। अकेले तो जाना मुश्किल है, जाना ठीक भी नहीं है। ये डर रहता है कि कहीं जाना मत। हाँ, घेर के कुछ भी कर सकता है, फालतू में क्यों ऐसा जोखिम करेगा। दरअसल मालदा अपराधियों का गढ़ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली जाली करेंसी मालदा के रास्ते ही भारत में पहुंचती है और यही हाल असलहा यानी हथियारों का भी है। अफीम की खेती का सच तो आपने देख ही लिया। टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, सभी है, सब कुछ मिलेगा। सबसे ज्यादा कैसे बोल सकते हैं, बोलना मुश्किल है। सब कुछ है। अच्छा, कुछ कमी नहीं है। मतलब अगर पूछा जाए तो फेक करेंसी नोट के बारे में, इल्लीगल एप्पल्स और ऑरेंजेस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि फेक करेंसी और कॉपी कल्टीवेशन में कौन सा ज्यादा है? दोनों ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। और जिस थाने को उपद्रवियों ने फूंक डाला वहां का सच भी देख लीजिए या जान लीजिए। इस टाइप के हथियार रखते होंगे लोग, जो आर्म तो 1 शॉट रहेगा, 9mm पिस्तौल भी रखते हैं कालियाचक में। बहुत हार्ड। सुना यहाँ पे ये लोग बनाते भी हैं, बॉम्ब वगैरह भी बनाते हैं। हम लोग को 2 कारखाना हम लोग धरा है यहाँ से। आज तक ने जब पड़ताल की तो समझ में यही आया कि मालदा की हिंसा दरअसल अपराधियों की पुलिस को चेतावनी थी कि उनसे पंगा लेने की कोशिश ना हो। यानी सरकार बेबस और प्रशासन फेल है मालदा में। और वजह भी यही कि ममता बनर्जी ने मालदा हिंसा के फौरन बाद यह कह दिया कि हिंसा सांप्रदायिक नहीं थी। अलबत्ता असल वजह बताने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाई और असल वजहों से ममता के वोट बैंक पर
कोई सेंध लगा नहीं सकता, इसीलिए देश के भीतर अपराधियों की समानांतर व्यवस्था के नाम पर मालदा है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, मालदा, आज तक। लकीर बड़ी महीन है लेकिन बड़ी धारदार है। वोट बैंक दरअसल ये फेक करेंसी पर भारी पड़ जाती है, हथियारों पर भारी पड़ जाती है, अफीम पर भारी पड़ जाती है और ग्राउंड जीरो हर जगह राजनीतिक सत्ता या चुनावी राजनीतिक तौर पर इस देश की पहलकदमी हो चली है। क्योंकि चुनाव होने हैं बंगाल में और वो वोट बैंक की दृष्टि से वहां पर समानांतर सत्ता चलती रहे, इसकी व्यवस्था और कहीं से नहीं कोलकाता से हो चुकी है। दूसरा ग्राउंड जीरो है केरल। संयोग देखिए, चुनाव वहां भी होने हैं, सीएम भ्रष्टाचार के दायरे में है। भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बात कहने वाली कांग्रेस पशुपेश में, हटाएं तो फंसे, ना हटाएं तो फंसे। रिपोर्ट देखिए। तो क्या केरल के मुख्यमंत्री ओमेन चांडी इस्तीफा देंगे या कांग्रेस आलाकमान अब चांडी से इस्तीफा लेगा? क्योंकि चांडी पर सीधे तौर पर करोड़ों रुपए की घूस लेने का आरोप है और अब मोदी सरकार ने भी चांडी का इस्तीफा मांग लिया है। Chief Minister should resign immediately. In fact, that Congress government there should stand up on its own and say we have a problem here. महत्वपूर्ण है कि 3 महीने बाद ही केरल में चुनाव है और कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि अगर वो चांडी को हटाती है तो फंसती है और नहीं हटाती है तो चुनाव में मुद्दा ही चांडी के भ्रष्टाचार का हो जाएगा। जो चांडी से जांच कमेटी 14 घंटे पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन वो चाहती है कि चांडी का पॉलीग्राफ टेस्ट हो और चांडी इसके लिए तैयार नहीं। उनका कहना है आरोप राजनीतिक हैं और शराब लॉबी की मिलीभगत से लगाए गए हैं। लेकिन सवाल गंभीर आरोप का है क्योंकि नैतिकता का ज्ञान देने वाली कांग्रेस का मुख्यमंत्री ही अगर मोटी घूस के सीधे आरोप को सिर्फ राजनीतिक बताकर खारिज कर दे और आलाकमान इस पर खामोश हो जाए तो फिर मतलब क्या है? यूबी सोलर घोटाले के मुख्य आरोपी सरिता नायर ने सीएम चांडी पर सेक्रेटरी के जरिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया है और दूसरे मुख्य आरोपी बीजू ने तो जांच आयोग के सामने यहां तक कह दिया कि उसके पास सीएम का वीडियो भी है। और इसी के बाद अदालत ने आज यह भी कहा कि अब एफआईआर दर्ज चांडी के खिलाफ होनी चाहिए। तो चांडी की मुसीबत बढ़ना तय है क्योंकि राज्य में बीजेपी और दूसरे विरोधी दलों ने भी चांडी को घेरना शुरू कर दिया है और आज कोझिकोड में चांडी को रेलवे स्टेशन पर काले झंडे भी दिखाए गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। फिर मुश्किल वही, ग्राउंड जीरो राजनीतिक सत्ता या फिर चुनावी राजनीतिक पहल। यानी जिस मुद्दे को लेकर ग्राउंड जीरो पर आप कदम रखते हैं, आपकी हथेली पर और कुछ नहीं सिवाय इसके कि हां राजनीतिक सत्ता चाहिए, मुद्दा वो हो जाता है। तीसरी स्थिति आपको यूपी की दिखाते हैं। 42 दिन पहले जिन्हें लोकायुक्त बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। क्यों पलटा, किस रूप में पलटा, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। सिर्फ 42 दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए जस्टिस वीरेंद्र सिंह की जगह जस्टिस संजय मिश्रा को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। सारी जानकारियां सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचाई थी। उन तथ्यों में ये था कि जो है जस्टिस वीरेंद्र सिंह के नाम पे कोई विचार नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने कहा कि जो है ये सारे तथ्य जो बताए गए, स्टेट गवर्नमेंट ने हमको जो है इस बारे में मिसलीड किया है और जिसके कारण जो है उन्होंने ये नाम परिवर्तित किया। बदलना इसलिए पड़ा क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही आपत्ति जताई थी। तो अखिलेश सरकार की फजियत का ये पहला सच नहीं है बल्कि एक लंबी फेरिस्त है। 42 दिन में लोकायुक्त के बदलने से पहले की स्थितियों को याद कीजिए। पहले आतंक के 13 दोषियों को माफी देने पर भी अखिलेश सरकार को रोक लगानी पड़ी थी। सिविल सर्विस के कमिश्नर अनिल यादव को भी हटाना पड़ा था। 40,000 कांस्टेबल की भर्ती पर भी रोक लगानी पड़ी थी। शिक्षा मित्रों को अस्थायी कर प्राथमिक शिक्षक बनाने के फैसले को भी रोकना पड़ा था और हर बार फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही आया। तो सवाल यह है कि चुनी हुई सरकार की मनमर्जी पर हाईकोर्ट रोक लगा रहा है या फिर चुनी हुई सरकार हाईकोर्ट के सामने बेबस है, या इन दोनों से इतर दरअसल राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो चली है जिसमें राजनीति मनमाफिक करेगी और हाईकोर्ट कानून के तहत अपनी स्थितियों को अनुकूल लाने की दिशा में फैसला देगा, हो जो भी। लेकिन यूपी में एक तरफ अखिलेश सरकार के दर्जनों फैसलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले से रोका, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भी कई वचन इस दौर में कुछ इस तरीके से बोले जिससे यूपी की व्यवस्था को लेकर कई तरीके से सवाल भी उठ गए। मसलन
मुलायम यादव ने कहा, अमर सिंह को तो उन्होंने पार्टी से कभी निकाला ही नहीं। उन्होंने कई दिन पहले अखिलेश सरकार के कई मंत्रियों पर गलत तरीके से धन बनाने का भी आरोप लगाया और उससे पहले कार सेवकों पर गोली चलाने का दुख भी व्यक्त कर दिया। और नया शगुफा यह भी छोड़ दिया कि दादरी कांड के पीछे बीजेपी के 3 नेता हैं। अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो वो बता देंगे। जिसका लड़का फौज में सीमा पर था, फारिक का मुकाबला कर रहा था, उसके बाप की भी हत्या कर दी। वो हत्या करने वाले कौन से, मैंने 3 नाम लिए और तीनों नाम भारतीय जनता पार्टी संबंधित थे। मैंने कहा अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो तीनों नाम भी बता देंगे। तो सवाल ये नहीं है कि ये सारी बातें मुलायम क्यों कर रहे हैं, सवाल यह है कि मुलायम एक तरफ सियासत की बिसात बिछा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश राजनीतिक निर्णयों से सरकार के अनुकूल चाल चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की समूची चौसर ही 2017 के चुनाव को ध्यान में रखकर लगातार खेली जा रही है और मैसेज कम से कम यही है। लेकिन नया सवाल यह भी है कि अब नए लोकायुक्त क्या उन मंत्रियों की फाइल खोलेंगे जिनके बारे में मुलायम सिंह ने अपने भाषणों में कहा कि वो भ्रष्ट हैं, या फिर लोकायुक्त छुपी सियासत को 2017 से पहले खोल देंगे, जिसको लेकर एक तरफ मुलायम सिंह कुछ कहते हैं और अखिलेश किसी दूसरे रास्ते को पकड़ते हैं। इंतजार करना होगा। इंतजार इसलिए करना होगा क्योंकि ग्राउंड जीरो वही पॉलिटिकल मोर्चा है, वही पॉलिटिकल फ्रंट है, या कहें वही पॉलिटिकल बिसात है, राजनीतिक बिसात है। और ये किसे पता था कि राजनीतिक बिसात ही नहीं बल्कि इस देश के भीतर राजनीति का ग्राउंड जीरो दलित को बना दिया जाएगा। हालात ऐसे हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में रोहित वेमुला की खुदकुशी का जिक्र करते हुए बेहद भावुक हो गए थे। जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके परिवार पर क्या बीती हुई। और 6 दिन बाद आज यानी मायावती ने प्रधानमंत्री की भावुकता को सियासी आंसू ठहरा दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यहाँ लखनऊ के कार्यक्रम में आकर खासकर श्री रोहित के मामले में भावुक हो जाना केवल इनकी एक सोची समझी राजनीतिक स्वार्थ से भरी साजिश थी। तो क्या राजनीतिक सत्ता पाने की जद्दोजहद में अब दलित शब्द सियासी बिसात पर इतना बड़ा हो चुका है कि दलित की खुदकुशी हो या उत्पीड़न, सवाल ये नहीं उठेगा कि आजादी के 68 बरस बाद भी दलित समाज में अछूत की तरह क्यों है, बल्कि सवाल कुछ इस तरीके से उठाए जा रहे हैं जिससे दलितों की त्रासदी जस की तस रहे और त्रासदी के सबसे नजदीक कौन सी राजनीतिक पार्टी है वही नजर आने लगे। वजह भी यही है, अब निशाने पर मोदी सरकार है। यानी दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी से ऐसा हंगामा मचा कि देश में दलित उत्पीड़न का पूरा ठीकरा मोदी सरकार के सिर फोड़ा गया। खुद दलित राजनीति पट्टी की मायावती ने मोदी सरकार को जाति की राजनीति करने वाला ही करार दिया। यहाँ उत्तर प्रदेश के दलितों का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनकी ये केवल कोरी ड्रामेबाजी ही थी और साथ ही उस दिन उनके आंसू भी वास्तव में एक घड़ियाली आंसू ही थे। तो क्या वाकई मायावती की नजर यूपी या पंजाब चुनाव से हटकर कहीं है, या फिर चुनाव के मद्देनजर ही मायावती बोल रही है? क्योंकि जिस तरह बिहार चुनाव ने जाति को समाज का सच बताने से आगे राजनीतिक सत्ता पाने का सच बता दिया, उसने हर राजनीतिक दल के सामने ये संकट तो खड़ा कर ही दिया है कि अगर दलित वोट बैंक उससे छिटका तो उसकी जीत हो नहीं सकती। क्योंकि जो राज्य चुनाव की कतार में है, जरा वहां का सच भी देख लें। पश्चिम बंगाल में 10.7% दलित हैं, यूपी में 20.5% दलित हैं, पंजाब में 31.5% दलित हैं। यानी चुनावी सियासत की बिसात पर दलित वजीर है और हर पार्टी इसे समझ रही है, तो मोदी सरकार भी समझ रही है। वजह भी यही है, SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2015 को 26 जनवरी से लागू कर दिया गया, जबकि इसके प्रावधानों को पूरी तरीके से तय करने में अभी भी कुछ और वक्त लगना बाकी है। 3 हफ्ते में 2 बार केंद्र सरकार ने दलित कारोबारियों को सहजता से कर्ज मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश भी दे दिए। और फिर कल ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने NSFDC का फंड 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ करने की इजाजत भी दे दी। यानी सवाल दलितों का होगा तो सवाल बड़ा होगा, और जब सवाल बड़ा होगा तो कोई नेता हो कोई सरकार हो,
हर के सामने चुनौती यही हो चली है कि वो अपनी सियासी चालों से कैसे दलित वोट को अपने साथ जोड़े रखे। चाहे आजादी के 68 बरस बाद भी दलित हाशिए पर रहे और हाशिए पर रहकर मुख्यधारा में आने की उसकी कुलबुलाहट उसकी अपनी जगह ही मौजूद रह जाए। दरअसल रोहित का मसला इसलिए भी बड़ा, इस देश के भीतर जिस तबके से रोहित आते हैं, वो चाहे दलित और आदिवासी हो, वहां से इस देश के भीतर उच्च शिक्षा तक पहुंचने वाले लोगों की तादाद 1% से भी कम है। वो शख्स वहां से आया था और खुदकुशी कर लिया। ये समाज इजाजत नहीं देता है, किस रूप में, कैसे। लेकिन इन सब के बीच ग्राउंड जीरो को पकड़ने की स्थिति में अगर राष्ट्रपति एक किताब लिखे और एक लंबे अपने दौर के राजनीतिक कैरियर के दौर में कई मुद्दों को लेकर अपने नजरिए को सामने रखे, वह भी ग्राउंड जीरो है। तो किताब आई उनकी, जरा देखिए क्या है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी इस किताब में राजनीति के हर उस मर्म को छू दिया है जिसे छूने से अक्सर सियासतदान कतराते हैं। और आज जब राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने उनकी किताब का विमोचन किया तो सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि अपनी किताब में प्रणब दा ने कितने राज बेपर्दा किए हैं। हालांकि खुद उन्होंने कहा इस मामले में वो ज्यादा उदार नहीं है। I did not deliberately speak on which are highly confidential. But I had a bit conservative approach as and when the facts will be released, unleashed by the government. That people should come to know from that, not from somebody's account who was in the government. प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब की शुरुआत 23 जून 1980 से की है, जिस दिन एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हुई थी। संजय गांधी की तारीफ में प्रणब मुखर्जी ने विस्तार से लिखा है। इमरजेंसी के बाद संजय गांधी को एक विलेन की तरह पेश किया गया और उनके खिलाफ काफी जहर उगला गया। लेकिन संजय गांधी साफ सोच वाले एक बेबाक और निडर नेता थे। समाज के हित में उन्होंने एक 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया था जिसमें परिवार नियोजन भी शामिल है। बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद नरसिम्हा राव से अपनी एक मुलाकात का जिक्र भी प्रणब मुखर्जी ने इस किताब में किया है। उन्होंने लिखा है, मैंने गुस्से में उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और पूछा कि क्या ऐसा कोई भी नहीं था जो आपको सही सलाह दे सके। मैंने पूछा क्या आप इसके खतरों के बारे में नहीं समझते। मैंने कहा कि कम से कम अब आपको मुसलमानों की भावनाओं पर मरहम लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अपने चिर परिचित अंदाज में नरसिम्हा राव चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे को देखकर लग रहा था वह दुखी और निराश है। यूं प्रणब मुखर्जी ने माना 1986 में कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद एक अलग पार्टी बनाना उनकी भूल थी। I have candidly recognized in the book that I should not have ventured this because I was never a mass leader and I did not have the type of following which the rebels from Congress like Ajay Mukherjee or in 60s or in recently Mamta and in one sense Indira ji herself. प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि जब भी उनसे ये पूछा जाता है कि क्या राजीव गांधी के मन में उनको लेकर कोई नाराजगी थी, तो मैं हमेशा इंडिया टुडे के एडिटर अरुण पुरी को दिए गए राजीव गांधी के इंटरव्यू का हवाला देता हूं, जिस इंटरव्यू में खुद राजीव गांधी ने कहा था कि प्रणब मुखर्जी को लेकर उन्हें कई ऐसी बातें कही गई थी जो बाद में गलत साबित हुई। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। दरअसल राजनीतिक किताब आती है तो असर क्या होता है। इस वक्त हमारे साथ चूंकि किताब जिन्होंने छापी है रूपा प्रकाशन, उनके एमडी ही मौजूद हैं कपीश मेहरा साहब। कपीश मेहरा साहब, राजनीतिक किताब आप खूब छापते हैं, इससे पहले आपने नेटवर्किंग कई नेताओं की छापी है, उस लहजे में देखे, किस रूप में लेती हैं ऐसे पाठक? देखिए, पॉलिटिकल किताबों का रिस्पॉन्स हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें कही जाती हैं जो आमतौर पर जनता को नहीं पता होती हैं। पर क्योंकि हम राष्ट्रपति जी की किताब के बारे में बात करें तो मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा इसको एक रिस्पेक्ट और एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ एक पॉलिटिकल किताब नहीं है, एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री थ्रू वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल लेजेंड्स जो हिंदुस्तान में रहे हैं,
जो कि इस समय भारत के फर्स्ट सिटीजन और राष्ट्रपति भी हैं। ये बहुत रेयर होता है कि एक इन द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट एक इंसान एक किताब लिख रहा है, और वो एक हिस्ट्री के बारे में लिख रहा है जो इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है दिस पीरियड ने 1980 टू 1996, जिसमें 3 असैसिनेशंस हुए हैं, पंजाब में वायलेंस हुआ है, असम में इश्यूज हुए हैं, और कई प्रकार के ऐसे इश्यूज हुए हैं जो पॉलिटिकल सर्किट में आज भी उनके बारे में चर्चा होती है। तनाव अभी बरकरार है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया। This is not right. I love their arrogance, but this is what's going to be hubris, which is going to take them down. No, I am. We know the people of India voted